गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब हम आने वाले लेक्चर्स में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब अनुपात में परिवर्तन से संबंधित जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। अब हमारा जो नया चैप्टर चालू हो रहा है उसका नाम है नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश या एडमिशन का आपको मतलब समझना है, आपको उससे संबंधित बड़ी थ्योरी समझनी है, क्योंकि इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो आप इस चैप्टर को लाइटली ना लें, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। प्रैक्टिकल पोर्शन भी आपको समझना है, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, और थ्योरेटिकल तो आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि एमपी बोर्ड में थ्योरेटिकल पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोनों बातें आपको समझना है। अब हमें काफ़ी कुछ समझना है इसमें, तो हम देखें एक एक चीज़। सबसे पहले आपको देखना है आशय, कि आशय क्या होता है, एडमिशन से आपका क्या आशय है, या नए साझेदार के प्रवेश से आपका क्या आशय है। इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हम तो शब्दों का अगर अलग अलग अर्थ समझें तो ही हमें पूरी चीज़ का मतलब समझ में आ जाता है संधि विच्छेद करते। तो नए साझेदार, नया मतलब पुराना नहीं है, कोई नया ही व्यक्ति होगा, और प्रवेश मतलब वो फर्म में आ रहा होगा। समझ गए बात को। तो ऐसे घूमने फिरने नहीं आ रहा होगा, नया व्यक्ति फर्म में आ रहा है साझेदार की हैसियत से। साझेदार की हैसियत से मतलब वो आएगा तो फर्म में पूंजी भी लाएगा, फर्म में उसको अधिकार भी मिलेंगे संपत्ति और दायित्वों में, और फर्म में लाभ में उसको हिस्सा भी मिलेगा, और अगर हानि होगी तो उसको वहन भी करना पड़ेगा, मतलब एक मालिकाना हक उसको दिया जाएगा। तो जब भी कोई व्यक्ति इस स्थिति में फर्म में प्रवेश करता है तो उसको हम नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। अगर आपसे फिर भी कोई पूछ लेता है कि भाई प्रवेश से आपका क्या आशय है, तो कुछ एक दो लाइन में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, उसको देखिए, समझिए, कोई डाउट आए तो पूछते रहिए। देखिए, जब कोई नया व्यक्ति विद्यमान सभी साझेदारों की सहमति से या स्पष्ट अनुबंध के अनुसार एक साझेदार के पद पर प्रतिष्ठित होता है तो इसे नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। अभी परिभाषा क्या है, कहीं भी बुक्स वगैरह में दी नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैंने इसको एक बेहतर परिभाषा बनाने की कोशिश करी ताकि एडमिशन का मीनिंग समझ में आ जाए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जब भी कोई नया व्यक्ति, पुराना व्यक्ति तो नहीं आएगा ना एडमिशन में, पुराना तो ऑलरेडी साझेदार होगा। जब भी कोई नया व्यक्ति विद्यमान सभी साझेदारों की सहमति से, कि मान लो पहले से ए और बी दो मिलकर व्यापार कर रहे हैं, और अब सी चाहता है कि मैं इनके बिजनेस में एक पार्टनर बनकर चला जाऊं, तो ए और बी पहले से विद्यमान है। जब तक ए और बी दोनों इस बात के लिए राजी नहीं होंगे तब तक सी नया पार्टनर बनकर नहीं आ सकता है। मतलब विद्यमान सभी साझेदारों की सहमति होनी चाहिए, किसी एक या दो की नहीं होनी चाहिए। अगर विद्यमान में मान लो कि 10 साझेदार हैं, तो 10 में से 9 बोल रहे हैं कि हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। 10 के 10 ही पार्टनर जब बोलेंगे कि हाँ ठीक है, सी को पार्टनर बनाया जा सकता है, तो ही सी एक पार्टनर के तौर पर फर्म में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। इसलिए विद्यमान सभी साझेदारों की सहमति से या फिर स्पष्ट अनुबंध के अनुसार, कि पहले ही मान लो हमारे ए बी का पहले से ही एग्रीमेंट है सी के साथ कि भैया 4 साल जब हमारे बिजनेस को हो जाएंगे तो 5वें साल में तुम हमारे पार्टनर बन जाओगे। अब जब पहले ही हमने ऐसा अनुबंध कर कर रखा है तब तो फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं बनता है। या तो अनुबंध पहले से किया है तो सी नया साझेदार बन सकता है, या तो फिर जितने साझेदार विद्यमान है वो सब हाँ कहेंगे, यस करेंगे, एग्री होंगे तो सी साझेदार बन सकता है, अन्यथा नया व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता है। तो विद्यमान साझेदारों की सहमति से या स्पष्ट अनुबंध के अनुसार एक साझेदार के पद पर प्रविष्ट होता है, मतलब एक साझेदार बनकर आता है, तो इसको नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। बस इससे ज़्यादा क्या समझने की ज़रूरत है, ईजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब अगली बात है कि वो कौन कौन सी दशाएं हैं जब हमें एक व्यक्ति को साझेदार बनाना पड़ता है, मतलब एडमिशन की दशा है, प्रवेश की कंडीशन। ऐसा क्या होगा कि हमें ए और बी को सी की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। नंबर 1 देखो क्या है, ए और बी जो व्यापार कर रहे हैं उसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और उतना पैसा मान लो कि ए और बी के पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इस पैसे की पूर्ति कराने के लिए या तो आप किसी से पैसे उधार मांग लो, या तो किसी को अपने व्यापार का साझेदार बना लो। वो साझेदार आएगा बनकर तो पूंजी तो लेकर आएगा ही ना, तो आपके पैसे की पूर्ति हो जाएगी। तो जब कभी व्यवसाय को अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, तो साझेदार को प्रवेश देकर उस पूंजी की कमी की पूर्ति की जाती है। तो पूंजी की पूर्ति के लिए भी हमें किसी व्यक्ति को साझेदार बनाना पड़ सकता है। इसके अलावा भी आप सोचें तो जैसे मान लीजिए हम लोग बैरागढ़ में बिजनेस कर रहे हैं, और हमें अपना एक ब्रांच जो है, एक शाखा जो है वो अमेरिका में खोलनी है। तो अब क्या मैं बैरागढ़ से रोज रोज बाहर जाऊंगा क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे व्यक्ति को साझेदार बनाना पड़ेगा जो अमेरिका में रहता हो, अमेरिका के उसके पास में सिटीजनशिप हो, और उसके पास में
वहाँ की सारी जानकारी हो, उस लोकल भाषा को वो जानता हो, ऐसे व्यक्ति को हमें अपना एक साझेदार बनाना पड़ेगा। तो कभी कभी विदेशी व्यापार अगर हमें करना हो तो भी हमें नए व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है और हमें उसको पार्टनर बना लेना चाहिए। इसके अलावा भी और सोच सकते हैं आप कि ए और भी दो पार्टनर्स हैं, ए मर गया मान लो, तो अब बी अकेला कैसे बिजनेस करेगा? साझेदारी में एक व्यक्ति तो होता नहीं ना, एक से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए अपने को। तो अब कोई व्यक्ति मर गया तो उसका पद खाली है, तो उसकी जिम्मेदारियां संभालने के लिए, उसके काम को संभालने के लिए भी हमें एक नए व्यक्ति को साझेदार बनाना पड़ सकता है। मतलब मृत्यु या अवकाश की दशा में भी साझेदार बनाना पड़ता है। और एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ आपको। जैसे मान लो एक बड़ी दुकान चल रही है, बहुत बड़ी दुकान चल रही है कपड़े की, और उसके साइड में एक छोटी सी दुकान भी चल रही है 10 बाई 10 की, वो भी कपड़े की। अब क्या होता होगा, सभी ग्राहक बड़ी दुकान पर तो नहीं जाते होंगे, कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते होंगे वो छोटी दुकान पर चले जाते हैं। अब इसका देखो नुकसान क्या हो रहा है, बड़े व्यापारी को भी इसका नुकसान हो रहा है और छोटे व्यापारी को भी इसका नुकसान हो रहा है। छोटे व्यापारी को क्या नुकसान हो रहा है कि भाई उसकी दुकान छोटी सी है तो वो बहुत सारा स्टॉक नहीं रख सकता है, बहुत नई नई वैरायटी के कपड़े नहीं रख सकता है, और वो अकेला कितना पैसा लगाएगा, तो वो हर कस्टमर उसके पास नहीं आ सकता है। बड़े व्यापारी को ये नुकसान है कि थोड़े बहुत कस्टमर तो छोटे वाले के पास पहुंच ही जाते हैं। अब इस समस्या का एक ही हल है हमारे पास में कि जो बड़ा वाला व्यापारी है वो छोटे वाले व्यापारी को क्या करे, अपना साझेदार बना ले। जब तू हमारा साझेदार बन जाएगा तो तेरा बिजनेस हमारा हो गया, तो तेरे ग्राहक जो अब तक कट रहे थे वो तेरे ग्राहक भी हमारे पास आएंगे और हमारे पास आ ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम दोनों मिलकर खा लेंगे। आपस में झगड़ा करने से ज़्यादा अच्छा है कि साझेदारी कर ली जाए, तो हमारे बीच में जो प्रतियोगिता हो रही थी, जो कंपटीशन हो रहा था, वो समाप्त हो जाएगा। तो कभी कभी हमें अपने प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए भी अपने प्रतियोगी को पार्टनर बनाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स की कोई सीमा नहीं। ये सब एग्जाम्पल्स दशाएं हैं, ये सब कंडीशन है कि जब एक व्यक्ति को साझेदार बनाया जाता है। तो यही आपको समझना है कि कब कब हमें किसी व्यक्ति को साझेदार बनाना पड़ता है। पहली पॉइंट है पूंजी की पूर्ति। ये मैंने समझा दिया कि जो व्यवसाय हम कर रहे हैं उसमें अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत है और वो पैसे के लिए हमें किसी व्यक्ति को साझेदार बनाना पड़ेगा ताकि वो पूंजी लाएगा और हमारी पूर्ति हो जाएगी। कार्यक्षमता में वृद्धि। मान लो हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें 3 लोगों की ज़रूरत है और हम कितने लोग हैं, 2। तो अब जाहिर सी बात है, अगर किसी काम को करने में 3 लोगों की ज़रूरत है और हमारी फर्म में सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो आप उस काम को ठीक से पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, एक नए व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने काम की क्षमता को बढ़ा पाओगे। तो कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए भी व्यक्ति को साझेदार बनाना पड़ता है। मृत्यु या अवकाश, 2 ही साझेदार हैं, एक व्यक्ति मर गया तो उस व्यक्ति का जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए हमें व्यक्ति को साझेदार बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कर्मचारियों के प्रोत्साहन के लिए। ये भी अच्छी पॉइंट है कर्मचारियों के प्रोत्साहन के लिए कि देखो हमारे बिजनेस में जितने भी वर्कर्स होते हैं, काम तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ वर्कर्स बहुत अच्छा काम करते हैं और कुछ वर्कर्स अच्छा काम नहीं करते। जैसे एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स एवरेज और कुछ स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं हैं। तो अब क्या होता है कि जो हमारा अच्छा वर्कर है, स्टूडेंट्स की बात अपन न करें, अपन वर्कर्स की बात करें। हमारे वर्कर्स हमने 3 श्रेणियों में बांट लिए, बटे ही होंगे। एक वो वर्कर होगा जो बिना किसी मतलब के और बिना किसी लालच के वो बहुत मेहनत से काम कर रहा होगा, बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहा होगा। एक जो होगा वो उससे थोड़ा कम कर रहा होगा और एक तो पूरा आलसी होगा, उसको 10 बार बोलोगे तभी वो उठेगा, काम करेगा और फिर बैठ जाएगा। तो ऐसे हर जगह 3 कैटेगरी के लोग तो आपको मिल ही जाएंगे। तो अब जो व्यक्ति बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति थोड़ा काम कर रहा है और जो व्यक्ति बिल्कुल कोल्हू के बेल की तरह लगा ही हुआ है, तीनों में भाई कुछ तो अंतर होना ही चाहिए। अब तीनों में अंतर ये है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, अगर हम उसका पद थोड़ा बढ़ा लें, उसको मालिकों के बराबर बैठने का हक दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो 2 लोग कम काम कर रहे थे या काम नहीं कर रहे थे, उनमें अपने आप काम करने का प्रोत्साहन पैदा होगा और वो भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा था उसका तो हक ही बनता था ना। जो अच्छा कार्य कर रहा है, अगर आप उसको उसका हक नहीं दोगे तो वो एक दिन अच्छा कार्य करना बंद कर देगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये प्रोत्साहन है कि जब हमारे बीच जो वर्कर्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उन्हें प्रोत्साहन दें। प्रोत्साहन में आप उनकी सैलरी बढ़ा सकते हो, एक तरीका है। प्रोत्साहन में आप उन्हें किसी प्रकार का पुरस्कार दे सकते हो, एक तरीका है। प्रोत्साहन में आप उनके पद की वृद्धि कर सकते हो, एक तरीका है। और प्रोत्साहन में आप उन्हें अपना साझेदार भी बना सकते हो, एक ये भी तरीका है। तो जब किसी कर्मचारी को, जो आज तक हमारा नौकर था, अब अगर हम उसे साझेदार बनाएंगे
तो वो व्यक्ति का तो बहुत मनोबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा और दूसरे व्यक्तियों में भी काम करने की इच्छा पैदा हो जाएगी। तो कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कभी कभी साझेदार बनाना पड़ता है। विदेशी व्यापार तो आपको समझ में आना चाहिए। मैंने अभी अमेरिका वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमें विदेशों में व्यापार करना है तो हमें एक व्यक्ति को साझेदार बनाना पड़ेगा जो उन स्थितियों को समझता हो जो विदेश में चल रही है। प्रतिस्पर्धा भी मैंने समझाई वो छोटी दुकान और बड़ी दुकान का एग्जाम्पल देकर। तो कभी कभी प्रतियोगिता समाप्त करने के लिए भी हमें एक व्यक्ति को अपना साझेदार बनाना पड़ता है। तो अभी थ्योरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो थ्योरी बहुत कुछ है, धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा आपको। पहले थ्योरी ही एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही प्रैक्टिकल पोर्शन पर जाएंगे। तो आप अच्छे से इन लेक्चर्स को देखिए। यहाँ से नया चैप्टर है, जिन्होंने अब तक के चैप्टर्स नहीं समझे कम से कम वो यहाँ से हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं तो कम से कम लॉस नहीं होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो रिवीजन होगा तो सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप चलते रहें, यहाँ से नया चैप्टर चालू हुआ है, इसका पुराने चैप्टर से कोई ऐसा रिलेशन है नहीं। तो जो भी लोग पुराने चीज़ों को मिस कर चुके हैं वो उनको मिस करें और यहाँ से कंटिन्यूटी में मेरे साथ चलना चालू कर दें, डाउट्स पूछना चालू कर दें, सब कोर्स कवर हो जाएगा। चलिए अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।